नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज जिन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट कंसेप्ट की सीरीज और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो क्या हुआ कि हमारी जो ब्रिटिश जब हमारे ऊपर शासन करते थे, ब्रिटिश कालीन जो इंडिया था हमारा, उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो कभी कभी हमें आगे फ्यूचर में जितने भी इश्यूज़ हमें बॉर्डर इश्यूज़ जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, वो जो भी आते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जड़ होती है हमारे ब्रिटिश कालीन हमारे इतिहास में। ठीक है, तो आपको पता ही है ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो उसी कारण उन्होंने जो भी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज भी हम और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे बहुत ही अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वो अब बिगड़ते जा रहे हैं। तो क्यों ये सारी चीज़ें हमारी आ रही है, तो ये करंट इवेंट है और ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एसएससी, एचएसएससी और यूपीएससी, खासकर हर एग्जाम्स के लिए ये आगे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स और वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे मतलब आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो करंट कंसेप्ट में पहला टॉपिक होगा इंडिया नेपाल रिलेशंस। होता क्या है, 18 मई को कैबिनेट, नेपाल कैबिनेट ने डिसीजन लिया और एक मैप अपना बनाया कि हम उस मैप में इन्होंने काला पानी के क्षेत्र को और लिपुलेख पास को और लिम्पुआदुरा, आगे मैं बताऊंगा अगली स्लाइड्स में कि क्या था, इस सारे एरिया को उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया। और वहाँ की पार्लियामेंट ने क्या किया, वहाँ की पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया कि ये सब मतलब ये नक्शा हम पास कर देंगे और एक संविधान में संशोधन लेके आएंगे। तो वही सारी न्यूज़ चल रही थी। उन्हीं न्यूज़ के बाद चलता रहा 3 दिन पहले क्या हुआ कि भाई अपने जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद ओली जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। और उन्होंने ये फैसला टाल दिया कि भाई कब हम इसको इस नक्शे में दिखाएंगे या रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके हम इसको अपने एरिया में दिखाएंगे। तो टाल दिया। तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि बाइलेटरल टॉक्स करो। बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय वार्ता करके हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट वो भी नहीं हो पा रहा। इंडिया ने बोला कि पहले आप अपनी आवाज़ को, टोन को नीचे करो, उसके बाद ही हम आपको समझा देंगे। तो जैसे ही कोई भी टॉपिक न्यूज़ में आता है वो एसएससी और यूपीएससी के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैटिक जीके, जैसे कि नेपाल अब इशू में है तो नेपाल का बॉर्डर स्टैटिक जीके जो भी उससे रिलेटेड होगी, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, ओली साहब है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ पे राजतंत्र है या गणतंत्र है, वो सारी चीज़ें हम देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली बात तो नेपाल में राजा है या मतलब राजतंत्र है या गणतंत्र है। गणतंत्र होता है कि आपका स्टेट का जो हेड है वो चुन के आता है या किसी वंश से आता है, मतलब आप चुन सकते हो या नहीं चुन सकते, वो तो होता है गणतंत्र, सीधी सी भाषा में। और अगर आपका मतलब जो हेड है, स्टेट का हेड है, जैसे ब्रिटेन में रानी है, क्राउन का रूल चलता है, तो वो क्या है वहाँ पे राजतंत्र, मोनैर्की बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो नेपाल में जो है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, वो सोच रहे होंगे नेपाल के राजा का बार बार नाम आता है, लेकिन जब से नेपाल में 28 मई 2008 को क्या हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले 28 मई थी, तो नेपाल ने क्या किया था, अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। इसका मतलब संविधान बना था उनका। और जैसे ही उन्होंने संविधान बनाया 28 मई 2008 को जब वो लागू हुआ, तो वो एक राजतंत्र ना रह के, मोनार्की ना रह के, अब क्या हो गया, नेपाल एक रिपब्लिक है। नेपाल इज ए रिपब्लिक, गणतंत्र हो चुका है। अब राजा का शासन नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, आखिरी राजा कौन था, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। ठीक है, आखिरी राजा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ठीक है, फिर स्टेट का हेड कौन होता है, जैसे इंडिया में हेड कौन है, हेड बोला जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है, राष्ट्रपति। तो इंडिया में कौन होता है, राष्ट्रपति। तो नेपाल में क्या होता होगा, नेपाल में भी अब राष्ट्रपति होता है, राजतंत्र वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब 28 मई 2008 को जब संविधान मतलब पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था और मतलब लागू हो चुका था नेपाल में, 28 मई बार बार याद रखना क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 28 मई को उन्होंने अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। तो सबसे पहले बने थे रामवरण यादव। तो क्वेश्चन आता है, नेपाल का पहला राष्ट्रपति कौन था, रामवरण यादव, आरबी यादव। अभी कौन है, विद्या देवी भंडारी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है नेपाल की, विद्या देवी भंडारी। इतना क्लियर है। चलो
फिर आ जाता है फिर रियल हेड कौन है, ये तो हो गए नॉमिनल हेड, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जिनका नाम चलेगा। तो रियल हेड कौन होता है, इंडिया में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वैसे ही पीएम कौन है नेपाल का, जो बार बार हमारी मतलब अभी जो डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट में बार बार मतलब कैबिनेट किसकी मानी जाती है, पीएम की। तो कौन दे रहा था मतलब सारे फैसले, पीएम और उसकी कैबिनेट। तो पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली, ठीक है, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, वहां के कौन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, करेंसी सबको पता ही है नेपाल की क्या है, नेपाली रुपया, रुपया ही है। तो ये सारी चीजें स्टैटिक जीके से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। होता क्या है, वही मैंने जो सारी बात बताई थी वो रिपीट करता हूं एक बार। होता क्या है, नेपाल अभी नेपाल वैसे तो बोल रहा है शुरू से ही कि ये काला पानी का क्षेत्र, जब से हम मतलब 1947 के बाद से ही जब हम आज़ाद हुए थे तब से उनका एक ही स्टैंड है कि काला पानी क्षेत्र तो हमारा है। हम कहते हैं कि हमारा है, तो अभी ऑफिशियली वो बोल रहे हैं कि नेपाल का जो काला पानी क्षेत्र है, जैसे लेट के ये नेपाल है, जो ये काला पानी क्षेत्र इस कोने पे है, ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन मतलब 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तक जो हमने रोड बनाया है वो रोड से बिल्कुल वो सीधे चाइना पे नज़र रख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इससे पहले जब हमने 370 आर्टिकल, पता होगा आपने एबोलिश किया था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, और जम्मू कश्मीर को हमने क्या बना दिया था, 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया था। पहली यूटी जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें क्या होगा, जिसमें कि साथ में उनकी एक विधानसभा भी होगी, ठीक है, यूटी विद लेजिस्लेचर। एंड दूसरी आपको पता है लेह लद्दाख, उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो जब हमने मैप, जब उस टाइम जो मैप बनाया था उसमें भी हमने क्या किया था, इन सारे इंडिया का जब मैप डाला था तो ये लिपुलेख, लिम्पुआ दरवा और काला पानी सब क्षेत्र को हमारे वहाँ पे भी मतलब हमारे क्षेत्र में हमने दिखाया था, ठीक है। तो जब भी हमने इसको अपने क्षेत्र में दिखाया है, नेपाल की जनता क्या कर देती है, प्रोटेस्ट कर देती है कि नहीं ये क्षेत्र हमारा है और हमेशा से हमारा था। जब से ये सगोली की संधि, हिस्ट्री में एक इवेंट है, उसके बारे में मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, इसीलिए इस सीरीज का नाम करंट कंसेप्ट रखा है। तो कि भाई वो कहते हैं कि ये हमारा अभिन्न अंग है, आप नेपाल की सोवरेनिटी को मतलब संप्रभुता को मतलब आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ये भी प्रोटेस्ट चल रही हैं। होता क्या है, अभी जो 370 के बाद फिर दोबारा कब बोलने लग गए वो, जब हमने यहाँ पे एक रोड का अभी बन के तैयार ही हुआ है। वो रोड क्या है, लास्ट का 80 किलोमीटर का स्ट्रेच था। वो पहले हम जाते थे केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा करने जाते थे तो पहले यहाँ ट्रैक करके जाना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने रास्ता बनाया सिक्किम से, यहाँ पे नाथुला पास से होके निकल के और यहाँ से जाते थे, वो भी बहुत लंबा पड़ जाता था। तो अब हमने यहाँ पे कैलाश मानसरोवर के लिए यहाँ लिपुलेख पास से ही यहाँ पे हमने वहाँ से जाने का एक रास्ता बना लिया है, जो कि और भी छोटा होगा, ठीक है। तो वही बात है, हर बार प्रोटेस्ट होते हैं, तो इस बार भी प्रोटेस्ट हुआ होगा। और उसी प्रोटेस्ट के कारण केपी शर्मा ओली के ऊपर प्रेशर था। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में भी रूल कौन कर रहा है, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी जब से नेपाल में आई है, हमारे उनके साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि विचारधारा उनकी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मतलब मैच करती है, ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो कुछ लोग कई बार आता है कि चाइना का बैकअप है इनके पास, तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी, बट ऑफिशियली उनका चाइना का कोई भी इस चीज़ पे बयान आया नहीं, इस मुद्दे पे। चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, हमने कौन से 3 क्षेत्र हैं जो नेपाल बोल रहा है हमारे हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये हमारे हैं, और इंडिया का तो अधिकार भी अभी तक वहाँ पे इंडिया का ही है। एक तो लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, कभी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए इसके ऊपर, लेकिन अभी पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ में है, और न्यूज़ में जो चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। काला पानी विवाद बहुत पुराना चल रहा है, कब से, सगोली की संधि, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में वही कराऊंगा। और एक क्षेत्र है लिम्पिया दुर्वा। तो क्वेश्चन बनेगा किस अक्षेत्र पर भारत और नेपाल का विवाद चल रहा है, ए, बी, सी और डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यूपीएससी पूछ लेती है कई बार, 3 ऑप्शन देके, 1 और 2, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, या फिर ओनली 1। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल
डिटेल जितना पढ़ो उतना आपको मतलब बिल्कुल एक एक टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए, जो भी पढ़ो गहराई से पढ़ो, ठीक है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है लिपू लेक पास। लिपू लेक पास, पास होता है दर्रा। भाई पहाड़ है बहुत बड़ा, थोड़े थोड़े नेचुरल जो रास्ते बने होते हैं ना पहाड़ों के बीच में, जो कि इस पहाड़ को हम क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं पास, ठीक है। वो जब वी मेट में मूवी में वो करीना जो डांस कर रही है, इधर भी बर्फ है, मतलब इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बीच में बर्फ है, वो पास होता है, नेचुरल पास। तो ये लिपू लेक एक दर्रा है, दर्रा बोल लो या पास बोल लो, हिंदी मीडियम के लिए दर्रा। तो ये जो लिपू लेक पास है ये इंडिया में है, इंडिया का इसके ऊपर आधिपत्य है अभी। और इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये सारा एरिया है, ये लिपू लेक पास है जहाँ से हमने ये रोड बनाया है। और क्या बोलते हैं कि और यहाँ पे पड़ता है अपना, इधर आ गया नेपाल, और ये ट्रांजैक्शन है चाइना, इंडिया और नेपाल का। और यहाँ पे है एक लिम्पुआ दर्रा, लिम्पुआ दौरा जो भी था वो। अब आगे आ गया करंट डिस्प्यूट मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि क्या नक्शे में है, आपको स्लाइड शो लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये है वो एरिया जिसके ऊपर विवाद है, यही वाला, ये जो कोना है ये वाला एरिया है। इसको बड़ा करें तो इसके ऊपर अभी हमारा किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है, और यहाँ पे नेपाल का है। तो इस कोने में ये है लिपू लेक पास, ये है काला पानी रीजन, और ये है लिम्पुआ दुरा, ठीक है। ओके, और डिटेल में देखते हैं इसको आगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, इस एरिया पे सारे पे अपना अधिकार है। अब दिक्कत क्या है, महाकाली रिवर, एक संधि हुई थी, सगोली की संधि, ठीक है, ये वाला हिस्सा। सगोली की संधि में क्या हुआ, उस टाइम थे ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन के लोगों को क्या बोलते हैं हम, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो होता है इंग्लैंड से रिलेटेड या ब्रिटिश। एंग्लो नेपालीज वॉर या एंग्लो गोरखा वार भी बोल देते हैं, एंग्लो नेपालीज वॉर, एंग्लो गोरखा वार, ठीक है। ये सब चीजें हुई थी जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और सगोली की संधि हुई थी, वो मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी दोबारा जाएंगे उसके ऊपर हम, जो हिस्टोरिकल एंगल उस पर भी जाएंगे। जो ये सगोली की संधि हुई थी इसमें कहा था कि भाई जो हमारी सीमा होगी ना इंडिया और नेपाल की, नेपाल की जो पश्चिमी सीमा होगी वो कौन बनाएगी, महाकाली नदी बनाएगी, महाकाली। अब महाकाली नदी जो है, अब ये नदी होती है ना जो कई स्ट्रीम से बनती है, ऊपर से एक स्ट्रीम ये आई, तो हम उसके ओरिजिन को क्या बताएंगे, कई स्ट्रीम्स मिलके ही तो एक नदी बनाती है। तो इंडिया बोलता है कि हम इस स्ट्रीम को, जो महाकाली नदी की एक स्ट्रीम आती है यहाँ से, हम इस स्ट्रीम को मानेंगे कि ये हमारी बाउंड्री है। किसका स्टैंड है ये, इंडिया का, ओके। और नेपाल बोल रहा है नहीं, हम इसको नहीं मानते। नदी तो वो भी बोल रहे हैं कि महाकाली नदी तक है, लेकिन वो बोलते हैं कि स्ट्रीम जो यहाँ से शुरू हुई है, हमारा जो नेपाल का बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि महाकाली नदी की इस स्ट्रीम को मानेंगे हम। तो ये है सिंपल लैंग्वेज में, ये छोटा सा विवाद है और इंडिया नहीं छोड़ सकता। अब तीनों नाम फिर दोबारा ले रहा हूँ मैं, लिम्पुआ दुरा, लिपू लेक और काला पानी। क्यों नहीं छोड़ सकते, कोई छोटा मोटा एरिया तो है ही नहीं। और दूसरी बात, इंडिया की सोवरेनिटी पे सवाल उठता है, सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, तो इंडिया इस बात को नहीं मानेगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और क्या था, हाँ एक आप उसका भी याद रखना, एक प्रदीप गयावली जी हैं, अगर नाम नोट कर सको तो कर लो, अपना पेन कॉपी साथ में रखा करो। प्रदीप गयावली जी जो हैं वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और क्या बोलते हैं उसका, ईश्वर पोखरियाल जी, उनका भी बयान आया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, बयान आया था इंडिया के ऊपर। तो ईश्वर पोखरियाल जी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ओके। चलो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंगल, क्या दिक्कत है, क्या ऐसा करके चले गए अंग्रेज, और कैसे कैसे ये विवाद का मतलब ये विवाद शुरू हुआ, उनकी जड़ कहाँ है, वो चीज़ें जाननी चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली, सुगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1816 में। और ये सुगोली है कहाँ पे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं सोच लो नेपाल में या उत्तराखंड में होगा, नहीं है जी, कहाँ है, बिहार में है। बिहार में कहाँ पे है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, समझ गए ना। गांधी जी ने जब सबसे पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। गांधी जी ने केक काटा था, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। तो ये वही चंपारण है। सगोली की संधि कहाँ हुई है, चंपारण जिले के सगोली गांव में, और सगोली कहाँ पे है, बिहार में, ओके।
होता क्या है, 1814 से और 1816 तक युद्ध होता है किस किस के बीच में, ब्रिटिश जो इंडियन थे, इंडिया उस टाइम ब्रिटिश के अंदर था तो ब्रिटेन की कंपनी, जो ब्रिटिश थे उनके बीच में और गोरखा के बीच में, या गोरखा बोलो या नेपालीज बोलो, मतलब एंग्लो नेपालीज वो वार बोलो या फिर एंग्लो गोरखा वार बोलो, एक ही बात है। अब आपको पता है एंग्लो सिख वार, एंग्लो अफगान वार, तो हिस्टोरिकली ये चीज़ करंट में है, इसलिए ये चीज़ पूछी जा सकती है और ज़्यादा चांसेस यही पूछने के हैं। एंग्लो सिख वार कोई नहीं पूछेगा इस बार, क्या पूछेगा, एंग्लो गुरखा वार कब हुआ था, कब, 1814 से 1816। अभी इसकी डिटेल समझते हैं। उनका कौन था, राजा था गिरवान युद्ध विक्रम शाह, और उनका जो राजा था उस टाइम पे था ये 16 साल का था भाई, 16 साल का। तो 16 साल का राजा था तो ज़्यादा अधिकार तो उनके पास होंगे नहीं। तो एक उनका मुख्तियार होता है, प्राइम मिनिस्टर कह लो, या जो सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पद था, जो सब कुछ संभाल रहा था, डी फैक्टो रूलर। डी फैक्टो होता है असली में, डी फैक्टो। एक होता है डी जोर होता है नाम मात्र का, कानून में जोर मतलब जूरी, नाम मात्र का उस टाइम कौन था, विक्रम शाह राजा जी, क्योंकि छोटे थे, फैसले लेने का उन्हें थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस था तो नहीं ले पाते थे। तो डी फैक्टो संभाल कौन रहा था, भीमसेन थापा जी। और भीमसेन थापा ने 1806 से 1837 तक इनके डी फैक्टो रूलर रहे इस टाइम पे, किसके, गोरखास के। अब ये आ गया ना, सुगोली कहाँ पे है, बिहार में, बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। ओके, तो सगोली में संधि होती। उधर कौन होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उस समय तक, ठीक है, मैंने बताया था पॉलिटी की क्लासेज में, गवर्नर ऑफ बंगाल पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कब कहने लगे, 1773 के एक्ट में। कौन बना था पहला, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन ध्यान रखना ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स है, ठीक है। दोनों हेस्टिंग्स ने बहुत लंबे कार्यकाल के लिए रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स रहा था 1772 से 1785, तो 10 साल से ऊपर तक रहा, 13 साल तक। और ये भी 1813 से 1823, तो 10 साल के आसपास ये भी रहा था, ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, बार बार बता रहा हूं मैं, और वो वारेन हेस्टिंग्स थी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। चलो अब चलते हैं। अब हिस्टोरिकल जो एंगल में हम पढ़ रहे थे, सुगोली की संधि कब हुई है, 1816 में। युद्ध मैंने बताया कब था, 1814 से 1816 तक। अब इनके बीच में जब युद्ध होता है, तो आप एक बात समझिए कि अंग्रेजों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। क्यों दिक्कत आई थी, उन्हें मैदानी क्षेत्र में तो लड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस था, साउथ में भी अच्छा लड़ लेते थे। लेकिन जो यहाँ पे जो एरिया था नेपाल का, नेपाल उस समय कहाँ तक राज करता था ये भी आपको बता देता हूँ मैं, और आगे भी बताऊँगा। नेपाल उस समय राज करता था, सारा उत्तराखंड उसके अंडर था, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, विक्रम शाह थे जब, और ये थापा जी थे। थापा जी के समय में थापा जी ने इतना एक्सटेंड कर दिया था, इतना एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अप्लाई की थी कि उत्तराखंड के साथ साथ, उत्तराखंड से भी आगे आपको पता ही होगा गढ़वाल एरिया है, ठीक है। और गढ़वाल एरिया से भी आगे एक आपने सुना होगा हिमाचल तक, ठीक है। हिमाचल तक का एरिया किनके अंडर था, इन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से हिमाचल तक के एरिया को, चंबा फोर्ट तक भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो होता क्या है, अभी अगली स्लाइड में बताते हैं, फिर बैक चलते हैं। ये था सारा नेपाल का। नेपाल अभी कह रहा है कि हम अखंड नेपाल बनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं ना हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भी मिलाएंगे, ऐसे ही नेपाल भी कहता है ग्रेटर नेपाल की इच्छा रखता है, क्योंकि उस समय था। अब प्रॉब्लम क्या थी, नेपाल के जस्ट नीचे एक तराई का रीजन था, और ये तराई का रीजन था जो अवध का, नीचे यूपी है, जो अवध का तराई का रीजन है उसके ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन थी। ब्रिटिश कहते थे कि ये हमारा एरिया है, और नेपाल वाले कहते थे, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन था। मतलब पहली प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में, ये बोन ऑफ कंटेंशन होता है प्रॉब्लम की जड़। तो पहली जड़ तो थी ये। दूसरी बात, ये भी एक्सपेंशनिज्म में विश्वास रखते थे, हिमाचल तक थे, और ये भी चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भी एक्सपेंड करें, हमें चाइना से व्यापार करना है, समझ गए ना। तो उन्हें बहाना क्या मिलता है ये, और नेपाल रास्ता दे नहीं रहा था। अब और क्लियर समझते हैं इसको। भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, लेट दिस इज इंडिया। ये इंडिया का मैप थोड़ा साफ नहीं बना है, माइंड मत करना।
अब नॉर्थ इंडिया में क्या दिक्कत थी, नॉर्थ इंडिया में इधर तो थोड़े बहुत अफगान दिक्कत कर रहे थे, ठीक है, इधर राजपूत शक्तियां थी, ऊपर थोड़े बहुत सिख थे और इधर गुरखा आर्मी। तो ये सबसे बड़े दुश्मन थे ब्रिटेन के एक्सपेनिज्म की पॉलिसी के, ये 3 दुश्मन थे। राजपूतों को वो कंटेन कर देते हैं, रह जाता है अभी यहाँ पे अगला वो नंबर लगाते हैं किसका, अगला नंबर वो लगाते हैं नेपाल का, गुरखाज का। तो उन्होंने गढ़वाल रीजन, ठीक है, गढ़वाल रीजन तक उन्होंने, कुमाऊं रीजन, ये सारा ही उनके अंडर आता था उस समय में। और होता क्या है, इन दोनों का युद्ध चलता है 1814 से 1816 तक। और इन 2 साल के जब युद्ध में होता क्या है, सगोली की संधि हो जाती है। और सगोली की संधि कब होगी, होती तो है 2 दिसंबर 1815 को, लेकिन रेटिफाई कब होती है, उधर से राजा ने साइन किए, इधर से गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स, उन्होंने साइन की। तो टोटली रेटिफिकेशन होता है जब वो लागू हो जाती है। तो कब हुई थी, 4 मार्च 1816। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी याद रखना। होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। कहाँ है सगोली, सगोली बिहार में। तो जब जीत किसकी होती है, जीत होती है ब्रिटिश की। और ब्रिटिश की अगर जीत होगी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा तंग किए गुरखाज ने, बहुत अच्छे लड़ते थे, लड़ाई के मतलब उनके ट्रिक्स जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिश के पास क्या अच्छा था, वेपन्स बड़े ही आधुनिक थे, वेपन्स। और उन वेपन्स के कारण ब्रिटिश की जीत होती है, और जीत होती है तो वो यहाँ से खदेड़ देते हैं। तो पहला क्या होता है, पहली जीतते ही ब्रिटिश, इस संधि में क्या लिखा जाता है कि ये तराई का रीजन नेपाल के हाथ से चला गया। और छोड़ो, सिक्किम भी इनके हाथ से चला जाता है, सिक्किम आज़ाद हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश उनको आज़ाद करवा देते हैं, और फिर बाद में सिक्किम इंडिया में बाद में आएगा। वो जब आप पॉलिटी में पढ़ोगे, वो जो उन्होंने उनकी ट्रीटी हुई थी वो बताएंगे, एनेक्सेशन कैसे किया था इसका, ठीक है। अगला क्या आ गया, जो इस गढ़वाल रीजन है, कुमाऊं रीजन है, ये भी नेपाल से छीन लिए जाएंगे। ओके, इतना ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताने भूल गया, तो नेपाल की क्या है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको पता है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में। उसकी ऊंचाई कितनी है, एनसीईआरटी में लिखा होता है 8848, और वैसे कई जगह मिलेगा आपको 8850 फीट, ठीक है, अबव द मीन सी लेवल। इतना समझ में आया। अब संधि में क्या होता है, तराई का रीजन इनके हाथ से चला जाता है, सिक्किम इनके हाथ से चला जाता है, पूर्व में इनकी बाउंड्री खत्म, और पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम में भी इनसे गढ़वाल और ये रीजन, कुमाऊं रीजन छीन लिए जाते हैं, और इनकी बाउंड्री सीमित कर दी जाती है। कहाँ तक, महाकाली रिवर तक। और ये पश्चिम की बाउंड्री बनाएगी महाकाली रिवर, और पूर्व की बनाएगी मेची रिवर। मेची इंपॉर्टेंट है, नेपाल की पूर्वी बाउंड्री, पूर्वी मतलब पूर्वोत्तम जो पार्ट है वहाँ पे क्या है, मेची रिवर, मेची नदी बनाएगी उनका। मान लो ये नेपाल है, तो यहाँ पे है मेची रिवर, और यहाँ है महाकाली रिवर, ठीक है। संधि में क्या लिखा गया, गढ़वाल कुमाऊं रीजन उनसे छिन गए, बताया ना, छिन गए। तराई रीजन स्लिप्स फ्रॉम द हैंड ऑफ नेपाल, ठीक है, गुरखाज के हाथ से ये भी निकल गया। और तीसरा क्या था, सिक्किम से भी उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इतना भी क्लियर होगा। अब क्या है, पूर्व में मेची रिवर और पश्चिम में महाकाली रिवर। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने पहले ही बताया, महाकाली रिवर की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जो स्ट्रीम लिम्पियादुरा से निकलती है, नेपाल बोल रहा है वो हमारी बाउंड्री है, लिम्पियादुरा, काला पानी। और तीसरा क्या है, लिपू लेक पास हमारा एरिया है। और इंडिया बोलता है नहीं, ये स्ट्रीम आपकी नहीं है, बाउंड्री बनाती इधर वाली स्ट्रीम बनाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो महाकाली रिवर बनाती है, याद रखना इस बात को। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन है जो नेपाल की, वो प्रोटेस्ट कर रही है कि ये हमारा अभिन्न अंग है, तो सरकार को भी करनी पड़ रही है। पहली बात तो पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि आगे इलेक्शन होंगे तो दोबारा उनको मतलब नेपाल गवर्नमेंट को फिर वो भी नहीं चाहते कि हम पब्लिक का, मास का बेस खो दें, बेस खो दें, उनका विश्वास खो दें। दूसरी बात, वो कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से की तरफ वो थोड़े से बाइस्ड रहते हैं, ठीक है। तीसरी मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो महाकाली नदी संधि हुई थी एक बार, चलो मैं बता ही देता हूँ यहीं पे, महाकाली नदी की संधि हुई थी पानी के लिए, पानी को लेकर नदी संधि। और कब हुई थी, ये हुई थी 1996 में। और जो महाकाली नदी संधि हुई थी, इस पे भी उस समय जो यहाँ के नेपाल के जो अभी प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, उस समय वो क्या होते थे, वहाँ के वो होम मिनिस्टर होते थे, गृह मंत्री होते थे जिस टाइम पे महाकाली नदी संधि हुई। और उस समय भी ये आवाज़ उठी थी कि
शर्मा ओली जी के ऊपर कि भाई हमें पानी कम मिला, महाकालीन जल संधि में हमें पानी कम मिला, नेपाल को कम मिला और इंडिया को ज़्यादा मिला। इसलिए भी प्रेशर है। केपी शर्मा ओली मतलब अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। तो ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा नेपाल के स्टैटिक जीके में हमने पढ़ा नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया था कब? 28 मई 2008 को। ठीक है, तो नेपाल का गणतंत्र कब है? राजतंत्र से गणतंत्र बना था, तो गणतंत्र दिवस कब है? 28 मई को। ओके, ठीक है, अभी भी मनाया था उन्होंने। उसके बाद स्टैटिक जीके में वहाँ का प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल का राष्ट्रपति अभी कौन है? विद्या देवी भंडारी जी, पहली महिला भी हैं वो। ठीक है, उससे पहले रामवरण यादव जी थे, वो इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। अच्छा जी, और क्या था वहाँ पे? केपी शर्मा ओली मैंने बता ही दिया बार बार। प्रदीप ग्यावली जी का भी मैंने जिक्र किया था। प्रदीप ग्यावली जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या विदेश मंत्री बोल लो। और लास्ट में कौन बच गया अपने? एक का और बयान आया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे याद रखने के लिए। ईश्वर पोखरियाल, वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। इन सबके बयान आए थे। तो थोड़ा सा करेंसी क्या थी? करेंसी थी नेपाल की नेपाली रुपया। ओके, अब होता क्या है भाई, आपको ये पता है गुरखा मतलब गुरखा आर्मी रेजिमेंट होती है एक अलग से, गुरखा रेजिमेंट्स। तो जब अंग्रेज गए थे, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? 30,000 के आसपास गुरखाज हमारी गुरखा राइफल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, जब ये लड़ाई हुई थी 1814 से 16 के बीच में नेपाल के साथ, तब जो वीरता से जो ये लड़े थे ना, उससे खुश होके जब देखा कि ये भाई गुरखाज तो बहुत ही शातिर हैं और लड़ाई में तो इनकी कोई मुकाबला ही नहीं है, तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया था? गुरखा रेजिमेंट बना दी थी हमारे इंडिया की आर्मी में। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया की, बाद में वो यहाँ रह गए थे। ठीक है, आर्मी बना दी थी। तो गुरखाज के और नेपाल के और ब्रिटिशों के रिलेशन उसके बाद अच्छे चले थे। और आज के दिन 30,000 के आसपास गुरखा नेपाली गुरखाज जो हैं गुरखा रेजिमेंट में, गुरखा राइफल्स में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के कौन है? अभी बनाए थे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर जब मतलब सामंजस्य बनाए रखेंगे कि भाई कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, वो कौन है? बिपिन रावत जी। क्या है? वो भी गुरखा राइफल से ही उठ के आते हैं। अब तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय राइफल में गए, अब तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब सबसे ही बड़े हो गए अपने सेना के, सारे तीनों सेना के अध्यक्ष के ऊपर बैठेंगे वो। तो समझ गए ना? तो गुरखा आर्मी से ही, गुरखा राइफल से ही है वो। तो इन सब चीज़ों से ही, सारे विवाद से इनके भी मनोदशा पे, मोटिवेशन पे या फिर मोरल पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आ गया 1947 में जब त्रिपक्षीय होता है, ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के बीच में? जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया, जब आज़ाद हुआ तो इंडिया, साथ में जो ब्रिटिश जा रहे थे वो उनके साथ, और तीसरे कौन है? नेपाल के साथ। ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जितनी भी हमारे पास ये रेजिमेंट है, 10 रेजिमेंट थी उस टाइम पे गुरखा राइफल्स की, तो 6 गुरखा रेजिमेंट को इंडिया ने रख लिया था। तो नेपाल के जो लोग हैं वो लोग गुरखा राइफल्स में उनको हक है कि भाई वो यहाँ पे अपना टेस्ट पास कर सकते हैं और यहाँ पे गुरखा रेजिमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे ही वैसे तो गढ़वाल से, मतलब पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से, इधर से भी आते हैं गुरखा रेजिमेंट में। वो क्या बोलते हैं, अपने जो विपिन रावत जी हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि सगोली की संधि जो हिस्टोरिकल इवेंट है उससे समझ में आ गया होगा। दिक्कत क्या है? महाकाली रिवर। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी जो सीमा बनाता है नेपाल की, वो दिक्कत है कि भाई महाकाली रिवर की कौन सी स्ट्रीम होगी। उसी के अंदर आता है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू दूरा। ओके, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं करंट कंसेप्ट की अलग नेक्स्ट किसी सीरीज में, कोई भी अच्छी सी इवेंट आएगी। अगर आपने इतनी वीडियो सुनी है और आपको पसंद आई है तो कृपया करके आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट करंट कंसेप्ट की वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।